हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई क्लास के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सहायक संधि, लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा भारतीय राज्यों के साथ अपनाई गई सहायक संधि। तो उसमें जो है हमने काफ़ी सारी क्लासेस कर ली हैं। तो उन क्लासेस को पहले आप देखिए और उसके बाद इस क्लास को देखिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि मैंने जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, सहायक संधि के टॉपिक की अलग है। ऐसे करके जो मैंने सभी टॉपिक की जो है प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट चेक करके जो है टॉपिक को देख सकते हैं कि इस टॉपिक पर कितनी क्लासेज है और कौन सी सीक्वेंस में क्लासेज है, कि पहले क्लास कौन सी देखनी है उसके बाद कौन सी देखनी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये जो है हमारी इस सहायक संधि के टॉपिक की जो है वो लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से डिटेल्ड से कंप्लीट हो जाएगा है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरी जो है इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगी, नहीं बचेगी। सारा हमने कंप्लीट डिटेल्ड जो है पढ़ लिया है। तो चलिए आज इस लॉर्ड वेल्लेस्ली के जो टॉपिक है सहायक संधि की नीति, इस पर लास्ट क्लास है कि सहायक लॉर्ड वेल्लेस्ली की सिंधिया और भोंसले से सहायक संधि। ये मैंने आपको पहले बताया था कि सिंधिया और भोंसले क्या है, पेशवा। ये सारी जो है मराठों की शाखाएं हैं। पेशवा के साथ सहायक संधि की 1802 में। उसके बाद इसने जो है सिंधिया और नागपुर के भोंसले से सहायक संधि की। कि वेल्लेस्ली ने सिंधिया और भोंसले से भी समझौते की बात चलाई। पहले इसने बातचीत के द्वारा प्रयास किया वेल्लेस्ली ने। परिणाम स्वरूप 1803 में वेल्लेस्ली ने मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि बातचीत के द्वारा सिंधिया और भोंसले इन दोनों ने ही जो है संधि स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। इसलिए जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली को मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना पड़ा, या फिर ये आप ऐसे कह सकते हैं इसको मौका मिल गया मराठों के विरुद्ध युद्ध करने का और उन पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। तो जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली ने मराठों पर आक्रमण कर दिया। वेल्लेस्ली और जनरल लेक, इसका कोई जो है वो सैनिक था, सेना का नेतृत्व कर रहा था। जनरल लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने मराठों पर आक्रमण कर दिया। गुजरात, बुंदेलखंड और कटक में अंग्रेजों ने मराठों को भारी नुकसान पहुंचाया और अगस्त 1803 में अंग्रेजों ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने सिंधिया और होलकर को बुरी तरह पराजित कर दिया। कहाँ? अंग्रेजों ने जो है मराठों को कई जगह पे हरा दिया, क्यों जहाँ जहाँ मराठे रहते थे। गुजरात में भी मराठे रहते थे, बुंदेलखंड ये भी मराठों का क्षेत्र था, कटक में भी जो है मराठों का क्षेत्र था। यहाँ पर मराठों का अधिकार था इन क्षेत्रों पर। तो इन सभी जगह जो है वो अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा और इनके काफ़ी सारे सैनिक भी मारे गए मराठों की। तो नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने भोंसले को अरागांव नामक स्थान पर पराजित कर दिया। भोंसले जो कि नागपुर के भोंसले थे, जो मराठों की शाखा है, तो उस भोंसले को जो है अरागांव नामक स्थान पर पराजित कर दिया। भोंसले ने नवंबर 1803 में अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। सबसे पहले तो आपको कि भोंसले ने अंग्रेजों से सहायक संधि कब की, तो 1803 में। और भोंसले ने अंग्रेजों से सहायक संधि की, उसका अन्य नाम क्या है, तो देवगांव की संधि, क्योंकि ये देवगांव नामक जगह पर यह संधि हुई थी, इसलिए इस संधि को देवगांव नामक की संधि भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, भोंसले के साथ देवगांव की संधि हुई, जबकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो सिंधिया के साथ अर्जुन देवगांव की संधि होती है। ये अलग अलग है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भोंसले किससे जुड़ा हुआ है, देवगांव से। और कब संधि होती है, 1803 में। पहले भोंसले जो है वो स्वीकार करते हैं सहायक संधि को। तो भोंसले ने क्या है कि नागपुर में ब्रिटिश अधिकारी रखना स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उसने अंग्रेजों को कुछ प्रदेश भी दिए, जो कि सेना के खर्चे के लिए देते भी थे, और यूरोपियों से संबंध न रखने का वचन दिया। मतलब सहायक संधि की जो शर्तें थी सारे के सारे, जो कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, उन सभी शर्तों को भोंसले ने स्वीकार कर लिया और 1803 में अंग्रेजों से देवगांव नामक संधि कर ली, जो कि सहायक संधि थी। ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंधिया। नवंबर 1803 में सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने अंग्रेजों का बड़ी वीरता से सामना किया। अब अंग्रेजों ने टारगेट किसको किया है? सिंधिया को, कि भोंसले ने तो हमारी संधि स्वीकार कर ली है, अब हमें सिंधिया को टारगेट करना है। परंतु अंत में जो है मराठा पराजित हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने सिंधिया से 30 दिसंबर 1803, अब ये देखिए आप, दिसंबर 1803 में ही ये संधि हो रही है और 1803 में ही हमने भोंसले से पढ़ी, लेकिन भोंसले की संधि पहले है क्योंकि ये नवंबर में हो रही है, और जबकि सिंधिया से जो वेल्जली संधि कर रहा है ये दिसंबर में हो रही है। ठीक है, ये संधि जो हमने पढ़ी भोंसले वाली, ये देवगांव की संधि है, जबकि जो सिंधिया वाली जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अर्जुन गांव की संधि। दोनों ही गांव की संधि के नाम से है, उसमें देव गांव है और इसमें अर्जुन गांव। सिंधिया अर्जुन और भोंसले जो है वो देव गांव। आप याद रखिएगा, पहले नवंबर 1803 में भोंसले स्वीकार करता है, उसके बाद दिसंबर 1803 में जो है वो सिंधिया स्वीकार करता है अर्जुन देव गांव की संधि, जो कि सहायक संधि थी। सहायक संधि की शर्तों को सिंधिया ने भी स्वीकार कर लिया। तो सिंधिया ने गंगा और यमुना के बीच के जो सभी प्रदेश थे वो अंग्रेजों को दे दिए, क्योंकि सेना का खर्चा चलाने के लिए क्षेत्र देने पड़ते थे इनको, और अनेक राजपूत प्रदेशों पर से भी अपना अधिकार त्याग दिया, कि जहां जिन राजपूत क्षेत्रों पर मराठों का अधिकार था, सिंधिया का अधिकार था, वो अधिकार भी सिंधिया ने छोड़ दिए ये संधि होने के बाद। और अंग्रेजों को वचन दिया कि वह अंग्रेजों के शत्रुओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। इसके अलावा भोंसले और सिंधिया ने बेसिन की संधि को भी स्वीकार कर लिया। बेसिन की संधि किसके साथ की थी? वेल्जली ने पेशवा के साथ। जब पेशवा के साथ यह संधि की गई थी बाजीराव द्वितीय के साथ, तो इन दोनों ने इसका काफ़ी विरोध किया था। तो जब इन दोनों ने स्वयं ने आगे चलकर सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो इन्होंने जो है उस बेसिन की संधि को भी मान लिया कि पेशवा के साथ आपने जो संधि की है उसको भी हम जो है हमारा मतलब हम अपनी स्वीकृति देते हैं, हम उसको भी मानते हैं। लेकिन पहले इन्होंने जो है इस संधि को नहीं माना था और अंग्रेजों का विरोध किया था, जिसके कारण ही अंग्रेजों ने जो है मराठों पर आक्रमण किया था। तो हमने बहुत डिटेल से देख लिया। भोंसले 18 नवंबर 1803 देवगांव की संधि, सिंधिया 30 दिसंबर 1803 अर्जुन गांव की संधि। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने दो 3 बार बता दिया है कि जो है ना भोंसले जो है वो देवगांव की संधि से जुड़ा हुआ है, सिंधिया है वो अर्जुन गांव की संधि से जुड़ा हुआ है। पहले भोंसले संधि स्वीकार करता है नवंबर में, अगले महीने दिसंबर में जो है सिंधिया संधि स्वीकार कर लेता है। भोंसले और सिंधिया से निपटने के बाद वेल्जली ने होलकर, जो कि मराठों की एक शाखा थी, उससे निपटने का निर्णय लिया। लेकिन होलकर जो है वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। होलकर ने 1804 में अंग्रेजों के मित्र जयपुर का शासक, जो कि अंग्रेजों का अच्छा मित्र था, उस पर आक्रमण कर दिया। किसने? होलकर ने। वेल्जली ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए होलकर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसको बहाना मिल गया कि हमारे जयपुर के शासक जो हमारा मित्र है उस पर जो है होलकर मराठा ने आक्रमण किया है, तो अब हम होलकर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। होलकर ने भी अंग्रेजों का बड़ी वीरता से सामना किया, परंतु वह अंग्रेजों के सामने नहीं टिक सका और उसे भी आगे चलकर सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन जो है इसी बीच 1804 5 में जो है 5 में होलकर के साथ सहायक संधि होती है, और इसी बीच जो है लॉर्ड वेल्जली को वापस जो है इंग्लैंड बुला लिया जाता है। उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है भारत में गवर्नर जनरल का। उसके बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बनकर भारत में आगे आएगा। तो वो जो है ये सहायक संधि की नीति नहीं अपनाता, वो अलग अपनी स्ट्रेटजी लेके आएगा, अपनी नीति लेकर आएगा। उसको हम जो हमारे गवर्नर जनरल की क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये जो है लॉर्ड वेल्जली की नीति, उसका टॉपिक सहायक संधि सारा यहीं ख़त्म होता है। इसने अंत में जो है मराठों से सहायक संधि की और उसके बाद जो इसे वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। मराठों में पहले पेशवा ने संधि स्वीकार की, उसके बाद भोंसले ने, उसके बाद सिंधिया ने और सबसे लास्ट में होलकर ने। तो ये हमने जो है
छोटी छोटी क्लासेस में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मैंने आपको इसलिए पढ़ा है ताकि आप बोर भी ना हो और आपको कहानी के रूप में जो है आसानी से याद हो जाए, आपको टफ ना लगे ये टॉपिक। इसलिए जो मैंने इसकी बड़ी क्लासेस जो है तैयार नहीं की, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है 1857 की क्रांति। उसको हम बहुत डिटेल से करेंगे और साथ में हमारा प्लासी का युद्ध वाला भी पेंडिंग पड़ा है। 2-3 टॉपिक है जो कि पेंडिंग पड़े हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी दोबारा से स्टार्ट करवाने की। लेकिन पहले जो है हम 1857 की क्रांति को जो है उस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो क्लास होगी हमारे किस पर, 1857 की क्रांति पर। तो ये हमारा सहायक संधि का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। इसको मैं प्लेलिस्ट में और अपलोड कर दूँगी, तो इसका आपको प्लेलिस्ट में इसका नाम मिलेगा सहायक संधि। उसमें आपको 6-7 क्लासें मिलेंगी, उनको आप सिक्वेंस से लगातार देखिए। आपको देखने से जो आसानी से अगर पहली क्लास से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करूं, ताकि आपको बाद में जो है एक बार रिवीजन लेना पड़े और आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए जो मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि इसके साथ ये संधि हुई, इसके साथ ये संधि हुई, ताकि आपको भी साथ साथ जो है माइंड में सेट होते जाए, आपके माइंड में बैठ जाए और आप भूलो नहीं। ओके, अगर फिर भी कोई कमी लगती है आपको क्लास में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।